नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्मार्ट क्लास। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसा टीचर के साथ बात करेंगे जो कि ऑलरेडी केवीएस में 3 साल काम कर चुके हैं और आज हम उनसे ये जानेंगे उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। साथ में और भी कुछ बातें चीतें होते रहेगा। सो दैट्स व्हाई this is our suggestion that you watch the full video, and if you like the video you should subscribe smart class and share this video with your friends. So let us start. तो नमस्ते नितेश जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी ये वीडियो से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो मैसेज है, बिकॉज यू आर वन इंस्पिरेशन, बिकॉज आप बाकी कैंडिडेट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे क्योंकि आप आज के इस वीडियो में ये शेयर करने वाले हैं कि आपका जो इंटरव्यू का अनुभव रहा है। दैट मींस वी विल शेयर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर नितेश मिश्रा, जो कि एक प्राइमरी टीचर है और ऑलरेडी काम कर रहे हैं 3 साल लगभग। जी बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा है इधर आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट जॉब है, ठीक है, और यहाँ पर आए हैं तो काफ़ी यहाँ का एनवायरनमेंट भी मुझे अच्छा लगा और यहाँ पर बच्चे मिले हैं उनके साथ काम करके भी अच्छा लगा, उनके पढ़ा के अच्छा लगा और जो यहाँ पर साथी टीचर्स हैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपका जो टियर 1 एग्जाम हुआ था, क्योंकि आप 2023 में क्वालिफाई कर चुके हैं जी। और उसके बाद आपका इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था? मेरा इंटरव्यू सर हुआ था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। बिल्कुल। तो चंडीगढ़ कैसा लगा था आपको? इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, पहला जॉब है आपका, तो कैसा लगा होगा? यदि बात कर लेता हूँ कि चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सही से बसा हुआ शहर है जो कि काफ़ी सुंदर शहर है। और जब मैं पहली बार जब चंडीगढ़ गया तो मैंने पहली बार देखा, आप एक सपना लेके ड्रीम लेकर जा रहे थे कि कुछ करना है क्योंकि ऑलरेडी ठीक मार्क्स थे उसमें। तो जैसा उस टाइम टियर 1 हुआ था और आफ्टर दैट इंटरव्यू हुआ था। हाँ बिल्कुल। ओके, पर इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, तो टियर 1 कंप्लीट हो गया और इसके बाद टियर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, बट रिजल्ट अभी तक बिल्कुल कैंडिडेट्स को मिला नहीं मिला। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दिए। बिल्कुल। तो आपसे आज ये पूछेंगे कि पहले जब कोई कैंडिडेट जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो एक तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाना पड़ता है जो फिजिकल चीज हो जाता है। अनदर थिंग इज मेंटल थिंग जो हो जाता है, जैसे कि उनका कॉन्फिडेंस। तो क्या क्या क्वालिटी लेके जाना होगा कैंडिडेट को इंटरव्यू बोर्ड तक? देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो जो होता है, सबसे पहले तो काम एकदम शांत रहे, कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जो भी होगा अच्छा होगा। दो ही चीजें, दो पहलू होते हैं, एक तो बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है, या खराब हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब कोई कैंडिडेट अंदर जाता है तो वो एक सबसे पहले तो कहीं घबराया हुआ होता है। तो कभी कभी जो पैनल के लोग होते हैं बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। आराम से बोलेंगे बैठिए, वहाँ पे पानी होता है, यदि आपको प्यास लगी है तो बेझिझक होकर उनसे पूछकर आपको पी सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है, डरने की कोई बात नहीं है, जैसा पूछा जाए यदि आपको अच्छे से आ रहा है आप जवाब दीजिए। उस टाइम पर क्या होता है, पहली चीज, और अगर किसी को जवाब नहीं आ रहा है तब क्या करेगा? हाँ, ये भी बात बहुत ठीक है कि उस टाइम पर हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है। जब आपको जवाब नहीं, नर्वस हो जाते, नर्वस हो जाओगे, जवाब आ ही नहीं रहा होगा, तो वहां पे वर्क करता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। क्या आपके दिमाग में आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, जैसे आप मान लो उन्होंने कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया कि उसके विषय में बताओ, उसका एक ही आंसर है, अब आपको नहीं आ रहा है, तो सबसे बेहतर होता है वहां पर कहना कि सॉरी मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं जाके जान लूंगा या इसकी कहीं ना कहीं से नॉलेज लूंगा। मतलब वही बात है कि नितेश जी जो बता रहे हैं कि कैंडिडेट के मन में एक ऐसा क्वालिटी रहनी चाहिए, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिलिटी। हाँ, वो कैंडिडेट के अंदर रहना चाहिए, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी टीचर, ही और सी द पर्सन इज गोइंग टू बी टीचर। बिल्कुल राइट। अब आते हैं, जैसे कि आप प्राइमरी टीचर बने हैं तो आपको हर एक चैप्टर, मतलब हर एक जो अलग अलग सब्जेक्ट वो पढ़ाना पड़ता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाना पड़ता है। तो
आप जब इंटरव्यू बोर्ड में गए तो ये चारों सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो लेके गए? बिल्कुल इसके विषय में पढ़ के गया, क्लास 1 से लगा के क्लास 5 तक की जो बुक्स थी वो पढ़ के गया। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। पूरा पहले के समय में क्या होता है, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब ईवीएस था, बट आज के समय में क्लास 3 to 5 TWAU द वर्ड अराउंड हो गया है उसका नाम। बट क्लास 1 और 2 में ईवीएस अब नहीं रहा, उसकी जगह पे गार्डनिंग आ गया है। ठीक है, तो जैसे हम एक से एक चल रहे हैं, जैसे इंग्लिश का अगर बताया जाए तो आप क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे कैंडिडेट्स को जो अभी एस्पायरिंग है उनको? जैसे इंग्लिश पहले शुरू करते हैं, इंग्लिश से हाँ, इंग्लिश क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 1 से लगाकर क्लास 5 तक, उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से आपको तैयार कर लेनी चाहिए। उसकी रिसाइटेशन अच्छी से आनी चाहिए आपको। दूसरी चीज है विद एक्टिविटीज, ये नहीं आपको एक रिसाइटेशन करके चले गए, पोएम बस आ रही है आप सुना के चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रफ एंड टफ नहीं होना चाहिए, वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज उस पोएम को आप जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन बोलते हैं, हाँ जिसको बोलते हैं। और एक चीज उसमें और जोड़ना चाहेंगे, जैसे आप TWAU से कनेक्ट कर लें या मैथ्स से कनेक्ट कर लें या हिंदी से कनेक्ट कर लें। इस तरीके से आपको वो पोएम यानी जो पोएम है वो आपको पढ़ानी चाहिए। तो जैसे कि रिटन टेस्ट में तो एक उनका टेस्ट तो क्लियर हो जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज देख लिया जाता है। तो इसके बाद इंटरव्यू में जैसे 15% वेटेज दिया जाता है, तो इसमें तो सब्जेक्ट नॉलेज का जो वेटेज है वो तो नहीं ज्यादा नहीं दिखा जाएगा, आपका क्या राय है? उसमें बेसिकली वो देखना ये चाहेंगे कि आप बच्चों को अपनी नॉलेज किस तरीके से दे सकते हैं, आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। जो सिखाने आए हैं वो आप दे सकते नहीं, जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो बच्चों के अंदर पहुंच रहे हैं, बच्चे जान रहे हैं, वो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं कि आप सिर्फ गए हैं, आपने पढ़ाया, आपने सोच लिया, बच्चे जान गया, ऐसा नहीं। वो लर्निंग आउटकम्स जो है बच्चों को थ्रू निकल के आनी चाहिए, ये होना जरूरी है। तो मतलब ये चारों सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। हाँ। और साथ साथ जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू? बिल्कुल पूछे जाते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं, जैसे मेरा नाम नीतेश है, तो मेरा नाम है बेसिकली नीतेश। जब मैं गया तो उन्होंने वहां पे मेरा ही नाम बोला कि आपका नाम नीतेश है। तो मैंने वहां पे बोला सॉरी सर मेरा नाम नीतेश है। तो उन्होंने मेरे नाम से ही रिलेटेड पूछ लिया कि क्या है अर्थ आपके नाम का। तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछा था जब आप गए थे पहले? हालांकि उन्होंने मेरे से कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। जब मैं गया तब उन्होंने एक जगह पे सिग्नेचर होने को थे तो उन्होंने सिग्नेचर करवाए। फिर दूसरी मैं बैठा वहां पर, एकदम काम पे बैठा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कैंडिडेट से इंट्रोडक्शन पूछे? नहीं, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं। उन्होंने एक लोगों ने मेरे को तो इंट्रोडक्शन रेडी करना चाहिए। बिल्कुल रेडी करना चाहिए। कभी-कभी बोल देते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें क्या चीज ऐड करना चाहिए इंट्रोडक्शन में, कैंडिडेट को क्या-क्या चीज ऐड करना चाहिए? सबसे पहले तो अपना नाम ऐड करना चाहिए। दूसरा आप कहां से आए हैं वो ऐड करना चाहिए। आपकी योग्यताएं क्या-क्या हैं वो आपको मतलब उसमें ऐड करना चाहिए। दूसरी बात, आपने किस-किस जगह से पढ़ाई की है, उन जगहों का नाम वहां पे आपको ऐड करना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी हॉबी क्या है वो भी आपको बतानी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहली बात, आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन सुन के बीच में रोक दें, ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं, वो नहीं रोकना चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन खुद से खत्म करना चाहिए। तो आपका इंटरव्यू कितना देर तक चला था? मेरा इंटरव्यू सर लगभग 22-25 मिनट तक। तो 25 मिनट अगर मान के चले तो 25 मिनट में फर्स्ट 5 मिनट्स, हाँ फर्स्ट 4 to 5 मिनट्स इंट्रोडक्शन के लिए लेना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम जाते हैं सोचकर कि हमें इंट्रोडक्शन देना है, अंदर जाके वो हो सकता है कुछ और चेंज हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है, पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितनी देर तक जाएगा। आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कभी-कभी जो इंटरव्यूअर होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग भी ढाले जाता है इंटरव्यू, वो अपने रोड पे ले आता है। क्योंकि कभी-कभी मौका ऐसा मिल जाता है कि टॉपिक वो बोलते हैं जो आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे। तो उसमें हम आएंगे, जैसे डेमो टीचिंग का बात करने लगे हैं, पर उसके पहले और एक चीज पूछ लेंगे, जैसे कि पैनल मेंबर्स, कितने पैनल मेंबर्स थे जब आप इंटरव्यू? पैनल मेंबर्स की बात करूं सर, मेरे में 4 पैनल मेंबर्स थे, जिसमें
3 मेल थे, 1 फीमेल थी। तो सभी अलग अलग सब्जेक्ट के थे कि अब कोई मैं सब्जेक्ट, जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट होता हाँ, है? एक साइकोलॉजिस्ट थे वहां पर, जो कि बिल्कुल बोले नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, क्या आपका मूवमेंट है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं पे नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। एक जगह पे बोले थे, काफी देर हो गई, 20 मिनट्स हो गए थे, तब मेरी जो आवाज थी वो हल्की पड़ गई थी, क्योंकि वो रूम होता है पूरा, रूम के एक लास्ट में वो लोग बैठे होते हैं, एक लास्ट में हम लोग डेमो दे रहे होते हैं। तब आवाज जब हल्की पड़ गई थी, तब उन्होंने बोला उस टाइम आपकी आवाज तेज थी, अब क्यों हल्की हो गई? तो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते। तब मैंने कहा सर मेरा गला सूख रहा है। तो ये 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 15% वेटेज है इंटरव्यू में, बिल्कुल, बट ये 15 to 20 मिनट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। सर यदि मैं बात कर लेता हूँ कि इस साल जो इंटरव्यू होगा उसमें मात्र 15% आपका वेटेज है, बट लास्ट टाइम पे 30% वेटेज था मेरे समय में। तब क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों के मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे, वो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाकर भी क्वालिफाई कर गए, आज जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपका जो एजुकेशन रहा होगा वो आपका यूपी से रहा होगा? बिल्कुल यूपी से रहा। तो जैसा आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो वो डॉक्यूमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के पूछते हैं। जैसे कि वहाँ पे जब भर के हम लोग देते हैं तो लोग डाल देते हैं CCC कर रखी है, कुछ और भी कर रखा है, और अपना ग्रेजुएशन भी दे देते हैं उसमें, किस सब्जेक्ट से किया है, तो उन सब्जेक्ट से भी वो पूछ लेते हैं। हाँ, यदि उनका इंटरेस्ट है तो वो पूछते हैं। एक तो हो गया एजुकेशनल, बिल्कुल, और अलग एक चीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, कोई एनसीसी कर लिया, बिल्कुल, तो उससे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनका जहाँ पे जो मन हुआ वो वहाँ पे सब पूछते हैं। हाँ, तो आपको तैयार होके जाना है। हाँ, फुल्ली तैयार होके जाना है। यदि आपने अपनी हॉबी में भी कुछ भी डाल रखा है, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर होके जाना है। अब आते हैं हम जो ऑलरेडी टॉपिक आपने बोले थे ऑलरेडी, डेमो टीचिंग के बारे में। बिल्कुल, तो आपको कौन सा टॉपिक दिया गया था नितेश जी? सर मेरी किस्मत अच्छी थी, तो उन्होंने ये बोला है कि आप जो है क्या पढ़ाना चाहेंगे, डेमो टीचिंग। चलो, आपको मौका दिया गया था पहले? मुझे मौका दिया गया था। तब मैंने बोला उनसे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पढ़ाना चाहूंगा। अच्छा, जब मैंने बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पढ़ाना चाहूंगा, तो सीधी सी बात है, जब उसको मैं तैयार करके गया हूँ, मैं तैयार करके गया था उसको 3 मेथड तो तैयार करके जब आप गए थे, तो उसके साथ कुछ TLM अलग कुछ मटेरियल कैरी किए? सर वहाँ पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, TLM वगैरह, बस वहाँ पर बताने की जरूरत है कि जब मैं क्लासरूम में जाऊंगा तब मैं ये चीजें कैरी करके ले जाऊंगा, TLM के रूप में, यानी TLO में हम ये चीजें लेके जाऊंगा। तो जैसे कि प्राइमरी एक टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, CBSE चारों सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका जो एजुकेशन रहा होगा उसमें ये चारों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहा होगा। बिल्कुल। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड में गए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया, मतलब इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स की भी? सर मैं यदि बात करूं क्वेश्चंस की, यदि उन्होंने पूछे हैं तो मेरे से उन्होंने चारों ही सब्जेक्ट के बारे में पूछा। हर सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने जितना भी पूछा लगभग बैलेंस बनाकर ही पूछा, और साथ में मुझसे संस्कृत में भी उन्होंने श्लोक सुने। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि 4 सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए आपको, तो संस्कृत अभी भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत की भी नॉलेज चेक की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, दैट आपका नॉलेज जितना हो सके उतना ब्रॉडन करना चाहिए। जी बिल्कुल। कैसा हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड में आपको दूसरा कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अगर समझ लीजिए ऐसा कोई कैंडिडेट जा रहा है जिनको ये संस्कृत का क्वेश्चन पूछ लिया गया और वो नहीं बोल पाए, तो बेहतर यही है गलत ना बोलकर वहां पर वो सीधे तौर पे ये बोल सकते हैं, सर मैं माफी चाहता हूँ और मैं इसको अच्छे से जानकारी इसकी दूंगा। तो दैट मींस कि इंटरव्यू में अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से ऐसा नहीं है कि आप 100 ही जवाब दे दें। बिल्कुल। कभी-कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन बताते जाएंगे, पूछते जाएंगे, बताते जाएंगे, पूछते जाएंगे, और वो मतलब वो चाहेंगे कि आप कहीं पे आकर रुक जाएं। और होता है सर, जैसे कि आपका डेमो टीचिंग में आप कांसेप्ट ऑफ जीरो पढ़ाए थे। जी बिल्कुल। तो कांसेप्ट ऑफ जीरो आप कितना देर के लिए पढ़ाए थे? 7-8 सर वैसे हुआ क्या कि जब मैंने बोला कांसेप्ट ऑफ जीरो पढ़ाना है मुझे, तब मैं गया वहां पर बोर्ड, उन्होंने ठीक है पढ़ाइए आप। तो सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, एक तो बोर्ड मतलब चॉक से लिखा गया, हाँ, तो उस समय सर चॉक से लिखने का था और ब्लैक बोर्ड होता था। आज के समय में केवीएस की यदि बात कर लें, आपको भी सब पता है, हमें भी पता है, जो भी लोग केवीएस में पढ़ा रहे हैं, तो
तो उनको सबको ही पता है कि आज के समय में व्हाइट बोर्ड आ गए हैं जिन पर हम मार्कर से लिखते हैं। तो मार्कर से लिखना और चौक से लिखना काफी ज्यादा अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं कि यदि आप लोग चौक से लिखना अच्छे से जानते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत मार्कर से लिखना भी कोशिश शुरू करें, हाँ, शुरू करें। करें। क्योंकि यदि मार्कर से आप लिख नहीं रहे हैं तो वहां पर पहली बार जब आप लिखेंगे तो जो आपकी हैंड राइटिंग होगी वो कहीं ना कहीं तक ठीक नहीं होगी, और वो वहां पर जब आपसे बोर्ड पर लिखवाते हैं तो वो आपकी एक तो चेक करते हैं कि आप बर्तनी ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और दूसरा चेक करते हैं सर आपकी हैंड राइटिंग। तो हालांकि हैंड राइटिंग मेरी ठीक थी तो उन्होंने उसके थ्रू हैंड राइटिंग जज कर ली। आज यही है कि यदि मार्कर से लिखेंगे पहली बार तो वहां पे दिक्कत होगी, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जैसे अभी रिजल्ट आने में थोड़ा लेट है और इंटरव्यू में थोड़ा टाइम मिल जाएगा कैंडिडेट्स को, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा नितेश जी आपको एडवाइस दे रहे हैं उनके अनुभव से, तो आप भी थोड़ा मार्कर से लिखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अल्टीमेटली व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू पैनल। और पहली बात जो आपने अभी पूछा था कि आपको हुआ क्या किया था उन्होंने, हाँ, तो जैसे कि बोल रहे थे कि कांसेप्ट ऑफ जीरो भटकेंगे यहाँ पर, हाँ, कांसेप्ट ऑफ जीरो पढ़ाए थे। तब मैं पढ़ाने गया तब बाकी टीचर्स बोले एकदम बोले ठीक है आप सबसे पहले एक काम करिएगा हिंदी की पोएम सुनाइएगा। अच्छा, तो मैंने जैसे हिंदी की पोएम की भूमिका बनाई सुनाने के लिए कि बच्चों आज हम क्लास में इस तरीके से, तो उनको बच्चों के जैसे ट्रीट करना, बिल्कुल मैंने बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया और मैंने वहां पे भूमिका बनाई पढ़ाने के लिए। तभी बीच में जो मैम थी उन्होंने टोक दिया, नहीं पोएम तो मैं बहुत देर से सुनते हुए आ रही हूँ, अब मुझे कोई कहानी सुनाइए। तो आपका किस टाइम इंटरव्यू था? सर मेरा टाइम रहा था, मेरा रहा था रिसेस के टाइम पे, हाँ रिसेस से थोड़ा सा पहले, मेरे इंटरव्यू के बीच में ही रिसेस हुआ था। तब तक लोग ऑलरेडी बहुत सारे काफी लोग सुन चुके होंगे। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है पोएम रहने दीजिए, आप कोई कहानी सुनाइए, और कहानी भी एक ऐसी सुनाइए जो बुक में हो या ना हो लेकिन उस कहानी से बच्चे कुछ सीख सकें। तो मोरल होनी चाहिए, मोरल, हाँ उसकी कोई मोरल स्टोरी आनी चाहिए। तो फिर मैंने एक कहानी बना उसी टाइम पर दिमाग में जो अच्छी सी एक कहानी क्रिएट की, और क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू ही मैंने उनको एक क्रिएट कर दी, एक सुंदर सी कहानी सुना दी। तो ये और भी वैल्यू मैटर करता है कि आप अगर उधर तुरंत कुछ बना रहे हैं, हाँ सुना देते हैं। तो उन्होंने बोला ये कहानी आपने सुनाई है किसी बुक में किस चैप्टर में है? तो मैंने उनसे ये बोला मैम ये किसी भी चैप्टर से नहीं है, मैंने अभी ये अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से सोच कर ये कहानी आपको सुनाई है, क्रिएट कर दी है। तो फिर उसकी मैंने मोरल दी, कहानी के सुनाने के बाद मोरल वैल्यू भी समझाई उनको, इससे बच्चे ये सीख सकते हैं, इससे ये आउटकम्स आएंगे, सारा कुछ समझाया। तब वो बोले ठीक है आप जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पढ़ाइए। अच्छा, उसके बाद फिर बोले पढ़ाइए। जैसे ही मैं फिर पढ़ाने गया तब तक एक लोग बोले ठीक है आप एक बात बताइए, जीरो से तो एक गाना भी है हमारी, एक मूवी का एक गाना है, बहुत सुंदर सा गाना है, क्या आप उसकी 2 लाइन बोलना चाहेंगे? हालांकि मेरा जो है म्यूजिक में इंटरेस्ट भी है तो मैंने वो उसमें भी लिख रखा था अपने जो रिज्यूमे दिया था, हाँ उसमें भी लिख रखा था। तो उन्होंने बोला, तो मैं समझ गया अब इन्होंने मेरा रिज्यूमे पढ़ रखा है, तो मैंने बोला यस सर। तब मैंने वो 2 लाइन वहां पर सुनाई, जीरो से रिलेटेड गाना था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मैंने खूब अच्छे से कोशिश किया सुनाने का और सुनाई भी। तो आपके अंदर तो वर्सेलिटी बहुत है। अरे नहीं सर, तो दैट मींस कि एक प्राइमरी टीचर जब जा रहे हैं इंटरव्यू में जी, तो उनको वर्सेलिटी के साथ जाना है जी, बहुत सारी चीजों के मतलब रिसोर्सेस लेके जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सोच कर जाना है कि बच्चे को आप कैसे कंट्रोल कर पाए, बच्चे को बस इन्वॉल्व रखना है टीचिंग में। टीचिंग के टाइम पे बच्चा इन्वॉल्व रहना चाहिए, आप बच्चे को एंजॉय आना चाहिए, बच्चे को एंजॉयमेंट आनी चाहिए बस, और उसके लिए खुद भी बच्चे बन के आप वहां पे जाओ। तो मतलब आपका जो डेमो टीचिंग रहा होगा वो एक्टिविटी बेस्ड रहा होगा। बिल्कुल। के बाद उन्होंने जब जीरो पढ़ाया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो हमने 3 तरीके से पढ़ाया वहां पर। फिर उसके बाद और आगे की यदि बात कर लेते हैं तो वहां पर फिर उन्होंने इंग्लिश में पोएम की भी बात की, पोएम सुनाई है इंग्लिश में। तो मैंने उस टाइम पे जब इंग्लिश पढ़ाई थी मैंने, तो टोटल ही इंग्लिश में बात की उनसे। तो आपका लैंग्वेज भी मैटर करता है, लैंग्वेज भी मैटर कर जाता है। तो नितेश जी, एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग। डेमो टीचिंग हो जाए या तो फाइनल टीचिंग हो जाए स्कूल में भी। देखिए लास्ट में मैं एक ही बात इस पे डेमो पे बोलना चाहूंगा कि डेमो आपका एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए। इसके बाद आप जो है डेमो जो है जो भी देना चाह रहे हैं वहाँ पर अच्छे से दें, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है।
मतलब एक रिलैक्स वे में जितना बिल्कुल नॉलेज लेके relax जा रहा है होके उतना रिलैक्स आप में अपना कन्वे कर दें नॉलेज को, जो है हम्म। आप अच्छे से बता दें उनको। और जो है उनको भी कभी कभी हम मान सकते हैं कि वो हमारे सामने बच्चे ही बैठे बच्चे हैं। ही बैठे हाँ, बच्चों को मान कर ही ऐसे पढ़ाना है। तो जैसा उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, उनसे हम वो कभी कभी क्या होता है, वो हमारा फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए खुद ही जवाब देने लगते हैं। अच्छा। मेरे में ऐसा हुआ, उन्होंने मतलब खुद आप जवाब देना अगर शुरू कर नर्वसनेस दिया। लेके जा भी रहे हो, कोई हाँ। कैंडिडेट जा रहा है, तो फिर भी वो माहौल को जो है बिल्कुल माहौल को एकदम फ्रेंडली बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता है पैनलिस्ट की तरफ से, मतलब जो बिल्कुल, बिल्कुल। पैनल मेंबर्स है उनके तरफ से। बिल्कुल। अब फाइनल नितेश जी और एक सवाल पूछेंगे कि जो कैंडिडेट जाएंगे वो केवीएस नौकरी के लिए जा रहे हैं, जी बिल्कुल। तो केवीएस के बारे में, जी बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन केवीएस के बारे में नॉलेज भी तो जरूरी है। हाँ, बहुत तो जरूरी पूछा है जाता कि है। बिल्कुल कभी कभी वे पूछ लेते हैं, आप बताइए आप जिस जगह पे काम करने जा रहे हैं, मान लो केवीएस में आप जब काम करने जा ही रहे हैं, तो आप उसका क्यों केवीएस क्यों बनाए गए, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्यों केवीएस बनाए गए हैं। दूसरी चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए हमारे इसमें कितने केवीएस हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ हैं, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस विषय पर आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। तो एक तो ये केवीएस इंस्टीट्यूशन छोड़ के और क्या नॉलेज होनी चाहिए। एक तो हो गया क्लासरूम लर्निंग बिल्कुल, टीचिंग जो भी है, बिल्कुल उसके अलावा जैसे सीबीएसई एनसीईआरटी ये सब भी हाँ, पूछा जा कभी सकता कभी है। पूछ लेते हैं कि सीबीएसई एनसीईआरटी ये भी चीजें पूछ लेते हैं, क्यों नहीं। जो मैंने बोला ना कि जो उनका मन करेगा आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वो पूछ सकते हैं। जैसे प्राइमरी टीचिंग में क्या हो रहा है, धीरे धीरे न्यू चेंजेस आने हाँ लगे। बिल्कुल, एनईपी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनईपी से पहले क्या था, ठीक है, कब थी, इससे पहले की जो शिक्षा जो भी नीति थी वो कब की थी, उससे पहले कब थी, क्या क्या थे, सब कुछ कमीशन के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के ही बारे में पूछें। इंटरव्यू का मतलब ही सर हो गया कि कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे। तो थैंक यू नितेश जी। जी बिल्कुल। वी होप दैट द ऑडियंस, द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, उनको ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा और उनका जो जो सवाल मन में चल रहा होगा उनका जवाब आपने दे दिया है। जी जी। अब इसके बाद आपका जो फाइनल एडवाइस रहेगा बिल्कुल बच्चों के लिए, हमारे कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा। देखिए सर, मेरी एडवाइस यही है, सबसे पहले तो जैसे कि हम सभी में कमियां होती हैं, हम बात करते हैं तो हाथ, जब सामने बैठकर बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों के हाथ बहुत चलते हैं, जैसे अभी भी चल रहा है, मेरे ही चल रहे हैं बहुत ज्यादा हाथ। तो वहां पर हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मली एकदम फिट आराम से बैठिए। अच्छा। आपका पोस्चर एकदम आराम होना चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है। जो बात करे उससे आई कांटेक्ट करके बात करिए, सबकी तरफ देख के मुस्कुराइए, एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए सर, ठीक है। स्माइलिंग फेस कैन ब्रिंग द चेंज। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल। और जब आप डरेंगे तो आपकी स्माइल तो खत्म हो ही जाएगी, डरना है ही नहीं, बस। थैंक यू नितेश जी, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको भी जो देख रहे हैं स्मार्ट क्लास, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दीजिए कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्मार्ट क्लास।